तो इसका जो पहला पैराग्राफ है उसमें तो यही लिखा है कि गुरु का मतलब क्या है। एक समझा हुआ है, एक सीखा हुआ है, जिया हुआ है, और दूसरा समझने वाला है, सीखने वाला है और जीने वाला है, या उसकी इच्छा है या उसकी प्रवृत्ति है, जिसको वो जिज्ञासा के रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये दोनों को, एक को शिष्य कह रहे हैं, एक को गुरु कह रहे हैं। तो ऐसे जो जिज्ञासु को शिष्य, गुरु, विद्यार्थी, शिष्य या जिज्ञासु या विद्यार्थी के नाम से संबोधित कर रहे हैं, और दूसरे को गुरु, आचार्य के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से गुरु का तात्पर्य हुआ प्रामाणिकता पूर्ण व्यक्ति का संबोधन। और प्रामाणिकता का जो स्वरूप है वो समझदारी को समझाने, व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में जीते हुए रहते दिखते हैं। तो कह रहे हैं प्रामाणिकता का मतलब क्या है कि जो समझदारी है उसको समझाते हैं और व्यवस्था में जीते हैं और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में जीते, ऐसे दिखते हैं, तब वो गुरु के रूप में उसको कह सकते हैं कि वो प्रामाणिक व्यक्ति हैं। फिर लिख रहे हैं कि फलस्वरूप मानवीयतापूर्ण आचरण, मानव का परिभाषा हर करनी में कथनी में व्याख्यायित रहता है। मतलब गुरु के जीवन में मानवीयतापूर्ण आचरण मानव की परिभाषा के रूप में हर करनी में कथनी में व्याख्यायित रहता है। यही गुरु के स्वरूप को पहचानने की विधि है। यदि उसके जीने में नहीं है तो फिर वो गुरु नहीं हो सकता है ना, फिर वो शिष्य हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। समझदारी का तात्पर्य है सुस्पष्ट हो गया है। और फिर वो कह रहे हैं कि जो ये जिसको समझदारी को समझा सकते हैं, तो समझदारी का मतलब क्या है, सुस्पष्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान में पारंगत रहना, इसी को कह रहे हैं समझदारी। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है अध्ययन प्रणाली से बोधगम्य करा देना ही समझाने का तात्पर्य है। तो कोई समझा हुआ है इसको, उसका प्रमाण ये है कि वो दूसरे व्यक्ति को समझा पाता है या उसको बोधगम्य करा पाता है, तभी वो समझा हुआ है ये प्रमाणित होता है। फिर लिखा है कि मानव सहज जागृति परंपरा में स्वाभाविक ही हर अभिभावक जागृत रहना पाया जाता है। तो जब मानव परंपरा जागृत हो जाएगी, उस स्थिति में हर परिवार में जो हर अभिभावक हैं उनमें जागृति रहना पाया जाता है। तो घर, परिवार, बंधु बांधवों से भी संबोधन पहचान सहित जितने भी परिभाषा बोलने के लिए सिखाए रहते हैं, उन सब में मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार सूत्रों से अनुप्राणित सार्थक विधि रहेगा ही। विद्यार्थी विद्यालय में पहुंचने के पहले से ही मानवीयतापूर्ण संस्कारों का बीजारोपण होना स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि अभिभावक जो है वो जागृत है। तो इसलिए मानवीयतापूर्ण संस्कार का बीजारोपण बच्चों के अंदर जन्म से ही आ जाएगा, क्योंकि परिवार में जागृति है। यही जागृत परंपरा का मूल प्रमाण है। फिर अगला पैराग्राफ है शिक्षा संस्कार में अत से इति तक, यानी शुरू से लेके अंत तक मानव का अध्ययन प्रधान विधि से अध्यापन कार्य संपन्न होना सहज है। मानव का अध्ययन प्रधान विधि से अध्यापन कार्य संपन्न होना सहज है। अध्ययन मानव का मानव में मानव से के लिए होना दृढ़ता से स्वीकार रहेगा। अध्ययन मानव का, और होगा किससे? मानव में मानव से मानव के लिए होना दृढ़ता से स्वीकार रहेगा। प्रत्येक मानव के अध्ययन में जीवन और शरीर का सुस्पष्ट बोध सुलभ होना पाया जाता है। जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन निबद्ध विधि से अध्ययन सुलभ होने के कारण अस्तित्व मूलक मानव का पहचान मानवीयतापूर्ण पद्धति, प्रणाली, नीति समेत पारंगत होने की विधि रहेगी। इसी विधि से हर आचार्य विद्यार्थियों को शिक्षा पूर्वक
अध्ययन कार्य को संपन्न करने में समर्थ रहते हैं, जिसमें उनका कर्तव्य दायित्व प्रभावशील रहना स्वाभाविक है, क्योंकि हर आचार्य शिक्षा, शिक्षण, अध्ययन का प्रमाण स्वरूप में स्वयं प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यह सार्थक होने की संभावना अथवा निश्चित संभावना समीचीन है। फिर इसके बाद अगला पैराग्राफ है 214 नंबर पेज पे। हर आचार्य स्वायत्तता विधि से परिवार में प्रमाणित रहते ही हैं। तो जो भी आचार्य हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, तो वो स्वायत्तता विधि से परिवार में प्रमाणित रहते ही हैं। स्वायत्तता का मतलब है जिसको अपन स्वायत्त मानव कह रहे हैं, यानी स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा, व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबन। तो हर आचार्य इस विधि से परिवार में प्रमाणित रहते हैं। यही सर्व मानव का वांछित, आवश्यक, नित्य गति रूप, जो अपने आप में सुख, सुंदर समाधान है, जिसका फलन समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व है। जिन प्रमाणों के आधार पे जीवन तृप्ति ही सुख, शांति, संतोष, आनंद के नाम से ख्यात है, यही ब्रह्म मुक्ति गतिविधि प्रमाण के रूप में हर विद्यार्थी के रूप में समीचीन रहता है। इस प्रकार ब्रह्म मुक्त परंपरा का स्वरूप, कार्य, महिमा, प्रयोजन प्रमाण के रूप में रहना ही शिक्षा संस्कार परंपरा का वैभव। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में गतिशील होता है। तो यहाँ उन्होंने बता दिया कि जो शिक्षक है उसकी अहर्ता की बात की, और विद्यार्थी के अंदर ब्रह्म मुक्ति रहती है, और उसके कारण से शिक्षा संस्कार परंपरा का वैभव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में मानव परंपरा में गतिशील बना रहता है। जागृत मानव परंपरा की बात करें। फिर कह रहे हैं कि जो प्रत्येक स्वायत्त आचार्य व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी और व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण होना देखा जाता है। फलस्वरूप हर विद्यार्थी ऐसे सुखद स्वरूप में जीने के लिए प्रवृत्त होना स्वाभाविक है, क्योंकि वे विद्यार्थी जो है आचार्यों का अनुकरण करते हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों में ऐसे सुखद स्वरूप में जीने का प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक है। फिर लिखा है कि जागृत मानव सार्वभौमिकता के अर्थ में स्वायत्त मानव के रूप में ही होना देखा गया। स्वायत्त मानव का शिक्षा संस्कार विधि से प्रमाणित होना और स्वायत्त मानव का प्रमाण परिवार में होना, परिवार मानव का प्रमाण व्यवस्था में और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में स्पष्ट किया जा चुका है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो चुका है कि सार्वभौम व्यवस्था का संतुलन अखंड समाज से, और अखंड समाज का संतुलन सार्वभौम व्यवस्था से है। यानी अखंड समाज जो है, जिसको सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं, वो तभी हो सकती है जब अखंड समाज बनता है, और अखंड समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सार्वभौम व्यवस्था उसमें सहयोगी होती है। इस विधि से शिक्षण संस्थाएं यानी अध्ययन केंद्र का स्वरूप अभिभावकों से नियंत्रित रहना और अध्ययन केंद्रों का प्रयोजन, कार्यकलाप जागृतिपूर्ण आचार्यों से नियंत्रित होना देखा गया है। तो यहाँ अभिभावकों से और आचार्यों के बीच में परस्पर नियंत्रण की बात आई है। इसका तात्पर्य यही है कि हर अध्ययन केंद्र में आचार्य को व्यवसाय में स्वावलंबी रहने के लिए मानवीय आवश्यकता संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए योग्य व्यवस्था बनी रहेगी, ऐसा लिखा। यानी जो जो आचार्य लोग शिक्षा के कार्य में लगे हुए हैं, वो व्यवसाय में स्वावलंबी रहने के लिए मानवीय आवश्यकता संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करने के योग्य व्यवस्था बनी रहेगी। उसे सदा सदा बनाए रखना ही अभिभावकों से नियंत्रित अध्ययन केंद्रों का स्वरूप है। अध्ययन केंद्रों में स्वाभाविक ही आवश्यकता अनुसार भवन, अध्ययन अध्यापन के लिए आवश्यक साधन
आचार्यों को व्यवसाय में स्वावलंबन को प्रमाणित करने योग्य कृषि संबंधी, अलंकार संबंधी, गृह निर्माण संबंधी, पशुपालन संबंधी, ईंधन संबंधी, ईंधन नियंत्रण संबंधी, ईंधन संपादन संबंधी, ईंधन नियोजन संबंधी, दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी यंत्र उपकरणों को निर्मित करने योग्य साधनों को बनाए रखना ही व्यवसाय में स्वावलंबन का प्रमाण स्थली के रूप में उपयोगी है। फिर इसके बाद अगले पैराग्राफ में ये कहा गया, अध्यापन कार्य के लिए धन वस्तु को विद्यार्थी को शिक्षित प्रशिक्षित अध्ययन पूर्ण कराने के लिए एकत्रित की जाएगी। अध्यापन कार्य के लिए धन वस्तुओं को विद्यार्थियों को शिक्षित प्रशिक्षित अध्ययन पूर्ण कराने के लिए एकत्रित की जाएगी और इसे अभिभावक समुदाय तय करेंगे, एकत्रित करेंगे। यानी जो अध्ययन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी बात कर रहे हैं। और उसमें ये कहा कि उसको एकत्रित करने का काम अभिभावक समूह तय करेंगे। तो क्या वस्तुएं हैं वो? तो भवन, प्रयोग सामग्री, साधनों को संजोए रखेंगे और इसका नियंत्रण, परिवर्तन, नवीनीकरण आदि के कार्य में स्वतंत्र रहेंगे। आचार्य कुल विद्यार्थियों को परिवार मानव और व्यवस्था मानव में प्रमाणित होने योग्य स्वायत्त मानव का स्वरूप प्रदान करेंगे। आचार्य कुल विद्यार्थियों को कैसा बनाएंगे? तो स्वायत्त मानव बनाएंगे। और यदि वो स्वायत्त मानव बनते हैं तब वो परिवार मानव और व्यवस्था मानव के रूप में प्रमाणित होने के योग्य हो जाते हैं। जो स्वयं अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने में समर्थ हो जाएगा और दूसरों को करने के लिए सम्मति देगा। फिर अगला पैराग्राफ है, अध्ययन संस्थाओं की अभिप्सा। अध्ययन संस्थाओं की अभिप्सा, स्वरूप, लक्ष्य, सामान्य क्रिया प्रणाली स्पष्ट हो चुकी। मानव कुल में समर्पित संतानों को शिक्षा संस्कारों की अनिवार्यता होना पहले से स्पष्ट है। तो पहली बात तो ये यहाँ पर ये कहा कि शिक्षा संस्कार की अनिवार्यता होना पहले से स्पष्ट है। यानी जागृत मानव परंपरा में शिक्षा संस्कार की अनिवार्यता है। इसे सार्थक और सुलभ बनाने के क्रम में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को 10 सोपानों में स्पष्ट किया जा चुका है। व्यवस्था की निरंतरता में प्रधान आयाम मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार पद्धति प्रणाली नीति ही है। शिक्षित हर व्यक्ति स्वायत्त होना सहज है और इस विधि से हर शिक्षित व्यक्ति का स्वायत्त होना सहज है। स्वायत्तता ही शिक्षित और संस्कारित व्यक्ति का प्रमाण है। ऐसी स्वायत्तता सर्वमानव स्वीकृत तथ्य है, इसलिए सार्वभौम नाम प्रदान किए हैं। सार्वभौम का तात्पर्य सर्वमानव स्वीकृत है, स्वीकृति योग्य है। मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार पूर्वक स्वायत्त मानव की का स्वीकृति परिवार और व्यवस्था में भागीदारी करने के लक्ष्य से स्वीकृत होता ही है। ऐसे सार्वभौम रूप में स्वीकृत मानव ही मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने को समाधानित और वातावरण को समाधानित करने में निष्ठान्वित रहना स्वाभाविक है। उसके लिए दायित्व और कर्तव्यशील होना स्वाभाविक है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हर परिवार में समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व वर्तमान में प्रमाणित होता है। व्यवस्था, परिवार और समाज सदा ही वर्तमान में से के लिए तो सहित व्यवहित होना है। फिर अगला पैराग्राफ है, मानवत्व सहित मानव के लक्ष्य में स्वायत्त मानव शिक्षा पूर्वक स्वरूपित होता है। मतलब अपने, जिसको स्वरूपित होता है मतलब अपने रूप में, यानी जिसको अपन मानव रूप कह रहे हैं, जागृत मानव के रूप में। तो मानवत्व सहित यानी मूल्य, चरित्र, नैतिकता सहित मानवत्व के लक्ष्य में, यानी मूल्य, चरित्र, नैतिकता को मानव परंपरा में स्थापित करने के लक्ष्य में
स्वायत्त मानव शिक्षा पूर्वक स्वरूपित रहता है, जिसका प्रमाण परिवार, ग्राम परिवार, विश्व परिवार में भागीदारी के रूप में और परिवार सभा, ग्राम परिवार सभा और विश्व परिवार सभा में भागीदारी को निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित होता है। तो जैसा हम लोगों ने चर्चा की थी, व्यवस्था का दो स्वरूप है। एक स्वरूप है जिसको अपन परिवार कह रहे हैं, दूसरा स्वरूप है जिसको व्यवस्था कह रहे हैं। तो जो व्यवस्था है वो सभा के रूप में है। तो व्यवस्था संचालन करने के लिए सभा है, निर्णय लेने के लिए सभा है, निर्वाह करने के रूप में सभा है। और परिवार जो है वो परिवार से विश्व परिवार तक रचना है, जो अखंड समाज तक या व्यवहारवादी समाज तक सूत्रित होती है। तो इसी को मिला के कह रहे हैं कि यही परिवार मूलक स्वराज की गति का स्वरूप है। फिर नेक्स्ट पैरा है, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, सहज अध्ययन, न्याय, धर्म, सत्य प्रमाणित करने योग्य क्षमता, पात्रता को स्थापित करना है। अस्तित्व दर्शन स्वयं विज्ञान का संपूर्ण आधार है। अस्तित्व में ही समग्र व्यवस्था, सूत्र और कार्य देखने को मिलता है। यही अस्तित्व दर्शन का जीवन जागृति क्रम में होने वाला उपकार है। विज्ञान का काल क्रिया निर्णयों को अभिभाज्यता और सार्थकता की दिशावाही होना पाया जाता है। विज्ञान का कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी, अभिभाज्यता और सार्थकता की दिशावाही होना पाया जाता है। घटनाओं की अवधि के साथ ही काल को एक क्रिया के रूप में पहचानते हैं। घटनाओं की अवधि के साथ काल को एक इकाई के रूप में स्वीकारने की बात मानव के लिए एक आवश्यकता है। उदाहरण दिया है, जैसे सूर्योदय से पुनर्सूर्योदय तक एक घटना है। यह घटना निरंतर है, ये रुकती तो है नहीं। निरंतर घटित होने वाली घटना नाम देने के फलस्वरूप उस घटना से घटना तक निश्चित दूरी धरती तय किया रहता है। इसे हम मानव ने एक दिन नाम दिया है। अब एक दिन को भाग विभाग विधि से 60 घड़ी, 24 घंटे आदि में विभाजन किया है। मूलतः एक दिन को धरती की गति से पहचानी गई थी, और जो एक दिन को धरती की गति के साथ पहचाना गया था, और वो गति निरंतर है। तो खंड खंड विखंडन विधि से छोटे से छोटे खंड में, जिसको हम लोग सेकंड और नैनो सेकंड कह रहे हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं और पहुंच गए हैं। और कुछ लोग ऐसा भी कल्पना करते हैं कि एक समय टाइम जीरो हो जाता है, T=0 बोलते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्रिया तो निरंतर बनी रहती है और क्रिया के साथ गति भी निरंतर बनी रहती है। तो इसलिए T=0 कभी होता ही नहीं है। लेकिन जो विखंडन विधि से चलते हैं तो फलस्वरूप वर्तमान की अवधि शून्य सी हो गई है। धरती का क्रिया यथावत चल रहा है, अनुसूचित विधि से आवर्तित हो ही रही है। इससे पता लगता है कि मानव के कल्पनाशीलता क्रम से किया गया विखंडन यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता से भिन्न स्थिति में अथवा भिन्न स्थिति को स्वीकारने के लिए बाध्य करता गया। जो अभी विज्ञान की जो समस्या है उस पे बाबा जी ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि जो विखंडन विधि है उससे यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता से भिन्न स्थिति जो है या भिन्न स्थिति को स्वीकार करने के लिए विज्ञान बाध्य करता है, या ये विखंडन विधि बाध्य करती है। यह भ्रमित मानव को या भ्रमित आदमी को भ्रमित होने के लिए सहायक हो गया। इसका सार तथ्य विखंडन विधि से किसी तथ्य को पहचानना संभव नहीं हुआ। तो बाबा जी कहें कि जो ऊपर उदाहरण दिया है उसका सार तथ्य इतना ही है
कि विखंडन विधि से किसी भी तथ्य को, जो अस्तित्व सहित तथ्य है, उसको पहचानना संभव नहीं हुआ। अथक कल्पनाशीलता मानव के पास, दूसरे नाम से विज्ञानियों के पास है ही, और कल्पनाशीलता बस ही विखंडन प्रवृत्ति के रूप में सत्य का खोज के लिए जो कुछ भी यांत्रिक सांकरिक यानी संकर विधि का प्रयोग किया है, उन प्रयोगों को काल्पनिक मंजिल मान लिया गया। उस मंजिल को अंतिम सत्य न मानने का प्रतिज्ञा भी करते आए। इन दोनों उपलब्धियों को विखंडन विधि से पा गए, ऐसा विज्ञान का सोचना है। जबकि बाबा जी का निष्कर्ष यह है कि विखंडन विधि से तत्व को पहचानना संभव नहीं होता है, क्योंकि विखंडन विधि से यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता जो है उससे भिन्न स्थिति में पहुंच जाते, उससे भिन्न किसी कल्पना में पहुंच जाते। उन प्रयोगों को काल्पनिक मंजिल मान लिया, उस मंजिल को अंतिम सत्य न मानने का प्रतिज्ञा करते आए। इन दोनों उपलब्धियों को विखंडन विधि से पा गए, ऐसा विज्ञान का सोचना है। गणित की मूल गति जो है, मूल गति तत्व मानव का कल्पना है। तो गणित का जो मूल उद्देश्य है वो तत्व को पहचानना ही है। गणित का प्रयोजन यंत्र प्रमाण है और इसके लिए विघटन आवश्यक है, यही मान्यता है। जबकि देखने को यह मिलता है कि किसी भी यंत्र का संरचना अथवा संकरित पौधा या संकरित जीव जानवर का शरीर, संकरित बीज, इन क्रियाओं को करते हुए विधिवत संयोजन होना पाया जाता है अथवा किया जाता है। बाबा जी कह रहे हैं कि जो यंत्रों को बनाते हैं या संकरित कोई पौधा बनाते हैं या संकरित जीव जंतु पैदा करते हैं, कोई संकरित बीज बनाते हैं, वो भी विधिवत संयोजन पूर्वक ही होता है, रैंडम क्रिया के रूप में नहीं होता, यह विखंडन विधि से नहीं होता है। फिर इसके बाद 219 नंबर पेज का अध्याय है, पैराग्राफ है। अध्ययन क्रम में विश्लेषण एक आवश्यक भाग है। भैया एक तो विखंडन और विश्लेषण में अंतर है जी, बताइए। ये संकरित करना तो अस्तित्व सहजता में नहीं है, तो इसको विखंडन नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, मतलब ये प्रकृति सहज नहीं है, अस्तित्व सहज नहीं है, ऐसा मानेंगे अपन जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये क्रियाकलाप करते हुए भी विधिवत संयोजन होना पाया जाता है, रेंडमली नहीं होता है, विखंडन से नहीं होता है। हाँ, इंटेंशनली होता है। हाँ, कियोटिक नहीं होता है, डिसऑर्डरली नहीं होता है ना, ऐसा कहते। फिर भी कल्पना में ये बैठा हुआ है कि विखंडन विधि से हो सकता है, ऐसा बैठा। और इसमें भी ये जो संकरित पौधा है या जीव जानवर है या जो संकरित बीज है, वो भी 2-3-4 जनरेशन के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो इससे पता लगता है कि अस्तित्व सहज क्या है। अस्तित्व सहज वही है जो सामान्य रहता है, जिसका परंपरा बना रहता है, उसकी निरंतरता बनी रहती। जी भैया। अध्ययन क्रम में विश्लेषण एक आवश्यक भाग है। तो विश्लेषण तो जरूरी है, हर विश्लेषण प्रयोजनों का मंजिल बन जाना ही विश्लेषण की सार्थकता है। सार्थकताओं का प्रमाण स्वयं मानव होने की आवश्यकता सदा सदा ही बना रहता है। इसका स्रोत अस्तित्व में ही है। मानव का प्रयोजन स्रोत भी सह अस्तित्व ही है। अस्तित्व में प्रयोजन का स्वरूप व्यवस्था के रूप में वर्तमान है और विश्लेषण का जो स्वरूप है अस्तित्व, सह अस्तित्व रूप में। विश्लेषण का जो स्वरूप है वो सह अस्तित्व के रूप में वर्तमान है। सह अस्तित्व व्यवस्था के लिए सूत्र है। व्यवस्था वर्तमान सह सूत्र है। वर्तमान में ही मानव समाधान, समृद्धि, अवय सह अस्तित्व को व्यवस्था के फलस्वरूप पाता है। मानव इस शुभ प्रयोजन के लिए अपेक्षित प्रतीक्षित रहता ही है। मानव कुल में सर्व मानव का
दृष्ट प्रयोजन, दिखने वाला जो प्रयोजन है वो यही है। यह सह अस्तित्व विधि से सार्थक होता है। अस्तु, विश्लेषण का आधार सूत्र सह अस्तित्व विधि है। जैसे सह अस्तित्व विधि से एक से अधिक परमाणु अंशों की गति और निश्चित आचरण सहित व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करता है। तो उदाहरण ये दिया, जैसे सह अस्तित्व विधि से एक परमाणु एक से अधिक अंशों की गति और निश्चित चरित्र सहित, या निश्चित आचरण भी कह सकते हैं, चरित्र लिखा है तो निश्चित आचरण सहित व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित कर पाता है। यह सह अस्तित्व प्रवृत्ति परमाणु अंशों में ही होना प्रमाणित होता है, क्योंकि परमाणु अंशों की प्रवृत्ति परमाणु गठन का एकमात्र सूत्र होना पाया जाता है। तो बाबा जी कह रहे हैं परमाणु अंश में ये प्रवृत्ति रहती है, लेकिन ये प्रवृत्ति से जो आचरण का जो प्रमाण है वो परमाणु में ही होता है, यानी परमाणु गठन का एकमात्र सूत्र होना पाया। इस प्रकार हर परमाणु अंश व्यवस्था में वर्तमानित रहना और उसमें व्यवस्था स्वीकृति होने का द्योतक है। मूलतः सूक्ष्मतम इकाई का स्वरूप परमाणु अंशों के रूप में होना पाया जाता है। परमाणु अंश स्वयं स्फूर्त विधि से ही परमाणु के रूप में गठित होना अस्तित्व में स्पष्ट है। तो कह रहे हैं यदि सूक्ष्मतम स्वरूप में देखें तो परमाणु के अंश ही हैं, और परमाणु के अंश जो है स्वयं स्फूर्त विधि से परमाणु के रूप में गठित होना अस्तित्व में स्पष्ट होता है। अतएव व्यवस्था का सूत्र या व्यवस्था का मूल सूत्र मानव के कल्पना प्रयास के पहले से ही विद्यमान है। तो बाबा जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि व्यवस्था का जो मूल सूत्र है वो मानव में आ गया कल्पना से। वो कह रहे हैं इसका जो सूत्र है वो परमाणु अंश से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसी अनंतानंद परमाणुओं के गठन में मानव का कोई योगदान नहीं है। यहाँ इसे उल्लेख करने का तात्पर्य इतना ही है कि जागृत मानव परंपरा में मानव सही करने के लिए सम्मति देने के योग्य होता है। जागृति का प्रमाण गुरु होना पाया जाता है। जागृत होने की जिज्ञासा शिष्य में होना पाया जाता है। इसके लिए सार्थक विधि विज्ञान एवं विवेक सम्मत प्रणाली होना है। भाषा के रूप में विज्ञान और विवेक का प्रचलन है ही, किंतु प्रचलित विज्ञान विधि से चिन्हित सोपान प्रयोजन के लिए स्पष्ट नहीं हुआ, और विवेक विधि से चिन्हित रहस्य मुक्त प्रयोजन पूर्वावर्ती दोनों विचारधारा यानी आदर्शवाद भौतिकवाद में स्पष्ट नहीं हुआ। सर्व संकटकारी घटना का निवारण हेतु सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व व्यवस्था रूपी प्रयोजन चिन्हित रूप में सुलभ होता है। यही शिक्षा संस्कार का सारभूत अवधारणा व बोध है। तो मूल रूप से इसमें यही बताया है कि जो व्यवस्था की कल्पना मानव से नहीं है, मानव से भी पहले अस्तित्व सह सूत्र के रूप में देखने को मिलती है। और इसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो परमाणु अंश है उसी में व्यवस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे परमाणु अंश आपस में गठित होकर परमाणु के रूप में गठित होते हैं, और परमाणु के रूप में गठित होकर ही उनमें एक निश्चित आचरण सहित व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी प्रमाणित होती। तो उसी तरीके से ये पता लग रहा है कि अस्तित्व सहज विधि से ये सूत्र मानव तक आया है, तो मानव का इसमें कोई योगदान नहीं है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमको व्यवस्था बनाना है और हम व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, उस संभावना को बाबा जी नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं केवल व्यवस्था को पहचानना, व्यवस्था में जीना है। उस वाले बात को जो है यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं। और फिर उन्होंने लास्ट में ये कहा, पूर्ववर्ती दोनों विचारों से ये संभव नहीं हो पाया, और इसीलिए जो है सर्व संकटकारी घटना का जो निराकरण हेतु सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व व्यवस्था रूपी प्रयोजन चिन्हित रूप में सुलभ होता है। और शिक्षा संस्कार
का जो सारभूत अवधारणा है और बोध है, शिक्षा संस्कार का सारभूत अवधारणा और बोध यही है ना, जिसको अपन व्यवस्था कह रहे हैं या जिसको सह अस्तित्व कह रहे हैं। फिर अगले पैराग्राफ में है कि हर अध्ययन कार्य संपन्न कराने वाला गुरु अपने में पूर्णतः जागृत रहने के प्रमाणों को निरंतर व्यक्त करने योग्य रहना आवश्यक है। यही अध्यापन कार्य संपन्न करने योग्य व्यक्ति को पहचानने, मूल्यांकन करने का आधार है। अस्तित्व अपने में चारों अवस्थाओं में वैभवित रहना इसी पृथ्वी पर द्रष्टव्य है। यह चारों अवस्था परस्परता में सह अस्तित्व सूत्र में से के लिए सूत्रित है। इसी सूत्र सहज महिमा को परमाणु गठन से रासायनिक भौतिक रचना विरचनाओं को विश्लेषित करना ही काल क्रिया निर्णय, जिसको विज्ञान कह रहे हैं ना, काल क्रिया निर्णय को सम्मिलित रूप में विज्ञान कह रहे हैं। प्रयोजन संबद्ध होने की आवश्यकता ज्ञानावस्था की इकाई रूपी मानव का प्यास है। ज्ञानावस्था की इकाई रूपी मानव का प्यास है, यही जिज्ञासा का स्वरूप है। तो जिज्ञासा का जो स्रोत है वो भी अस्तित्व में निहित है ना, यही जिज्ञासा का स्वरूप है। और इसी विश्लेषण अवधि में या क्रम में परमाणु में विकास, जीवनी क्रम जीवावस्था में, मानव परंपरा में जीवन जागृति क्रम जागृति और जागृति पूर्णता और उसकी निरंतरता की भी पूरकता एवं संक्रमण विधियों का विश्लेषण स्पष्ट हो जाता है। ऐसा जागृत जीवन ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में कर्ता भोक्ता होना प्रमाणित हो जाता है। फलस्वरूप मानव में व्यवस्था सहज रूप में जीने, समग्र व्यवस्था में भागीदारी की आवश्यकता, अहर्ता का संयोग पूर्वक उत्साहित होने का, प्रवृत्ति होने का, प्रमाणित होने का कार्य संपादित होता है। यही जागृति घटना और उसकी निरंतरता ही विवेक और विज्ञान सम्मत प्रणाली पद्धति नीति का वैभव है। इसकी आवश्यकता सर्व मानव में है। इसकी आपूर्ति मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार विधि से ही संपन्न होता है। फिर अगला पैरा है, जागृति पूर्णता एवं उसकी निरंतरता ही गुरुता का तात्पर्य है। यह जागृति पूर्णता का धारक वाहक और उसकी महिमा है। इसी के साथ हर मानव में जीवन सहज रूप में जागृति स्वीकृत रहता ही है। जागृति सहज ही अभिव्यक्ति क्रम में आरूढ़ रहता है। आरूढ़ता का तात्पर्य स्वजागृति के प्रति निष्ठान्वित रहने से है और स्वजागृति के प्रति निष्ठा स्वयं के प्रति विश्वास का द्योतक है। स्वयं के प्रति विश्वास मूलतः स्वायत्त मानव में प्रमाणित रहता ही है। स्वायत्त मानव का स्वरूप और मूल्यांकन मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार का द्योतक होना पाया जाता है, दूसरी भाषा में प्रमाण होना पाया जाता है। यही सफल सार्थक वांछित अभ्युदयशील शिक्षा है। शिक्षा का परिभाषा भी इसी के समर्थन में ध्वनित होता है। शिक्षा का परिभाषा अपने में शिष्टतापूर्ण दृष्टियों का संकेत करता है। फिर आगे शिष्टता और सुशीलता, ये अपेक्षाएं सर्व मानव में विद्यमान है। शिष्टता का परिभाषा मानव अपने मानवत्व सहित व्यवस्था और भागीदारी को निर्वाह करने में विश्वास और उसकी अभिव्यक्ति है, जिसको शिष्टता कह रहे हैं। उसका मतलब है मानवत्व सहित, मानवत्व यानी मूल्य चरित नैतिकता सहित व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने में विश्वास और उसकी अभिव्यक्ति, ये शिष्टता का परिभाषा है। सुशीलता का तात्पर्य है मूल्य चरित नैतिकता का अविभाज्य रूप में सभी स्थिति गतियों में व्यक्त होना। सभी स्थिति गति का मतलब है परिवार से लेकर विश्व परिवार तक, उसमें व्यक्त होना ही है। तो इस तरीके से शिष्टता और सुशीलता के अंतर को स्पष्ट किया है। ऐसी शिष्टता हर मानव में, हर मानव से हर मानव के लिए अपेक्षित रहना पाया जाता है। ऐसी शिष्टता ही सभ्यता का सूत्र है और संस्कृति सहज गति है। इस प्रकार सभ्यता हर स्थिति में मूल्यांकित होता है
और संस्कृति हर गति में चिन्हित और मूल्यांकित होता है। इसी महिमावश अथवा फलवश हर मानव मानव इसी महिमावश अथवा फलवश हर मानव का परिभाषा सहज विधि से सोचने सोचवाने, बोलने बोलवाने और करने कराने के योग स्वरूप में प्रमाणित हो जाता है। यह शिष्टता, सुशीलता और परिभाषा एक दूसरे के पूरक होना पाया जाता है। यही समाज गति है, यानी शिष्टता से सुशीलता और सुशीलता से शिष्टता, इन दोनों के योगफल में मानव के परिभाषा का प्रमाण आना है। यही समाज गति है। समाज गति का ही दूसरा नाम सार्वभौम व्यवस्था है। इस प्रकार परिवार क्रम में शिष्टता, सुशीलता और परिवार व्यवस्था क्रम में मानव का परिभाषा प्रमाणित होता ही रहता है। इसे पूर्णतः स्पष्ट होता है कि व्यवस्था क्रम और परिवार क्रम अविभाज्य वर्तमान है। शिक्षा संस्कार का तात्पर्य, शिक्षा संस्कार का अगला पैरा है, शिक्षा संस्कार का परस्पर पूरकता प्रबोधन पूर्वक, शिक्षा संस्कार का परस्पर पूरकता प्रबोधन पूर्वक शिष्टता, सुशीलता और मानवीय परिभाषा सहज मुखरण विधि को बोधगम्य करा देना शिक्षा और उसकी विधि की प्रामाणिकता है। तो कह रहे हैं कि शिक्षा संस्कार का परस्पर पूरकता प्रबोधन पूर्वक शिष्टता, सुशीलता और मानवीय परिभाषा सहज मुखरण विधि को बोधगम्य करा देना शिक्षा और उसकी विधि की प्रामाणिकता है, जिसका फलन अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था और उसकी निरंतर गति है। यही सर्वशुभ सहज गति से जीने देने और जीने की गति है। समाधान और सुख के रूप में पहचानना बनता, इसी को समाधान और सुख के रूप में पहचानना बनता है। फिर अगले पैरे में कहा कि सुख ही मानव धर्म होना पाया जाता है और ख्यात भी है। ख्यात का तात्पर्य है सर्व स्वीकृत है। यह समाधान पूर्वक ही सर्वसुलभ होना पाया जाता है। समाधान सहज, नित्य गति, सर्व देश काल में, संपूर्ण दिशा कोण परिप्रेक्ष्य में और आयामों में जागृति सहज मानव में, मानव से मानव के लिए द्रष्टव्य है। अर्थात हर जागृत मानव समाधान को देखने के योग होता ही है। देखने का तात्पर्य समझने से है। समाधान का गति रूप सदा सदा मानव परंपरा में ही नियम और न्याय सहज तृप्ति बिंदु के रूप में पहचाना गया है या पहचाना जाता है। नियम अथवा संपूर्ण नियम नैसर्गिकता और वातावरण के साथ प्रभावशील रहना पाया जाता है। न्याय मानव सहज संबंध मूल्यों के रूप में वर्तमान होना पाया जाता है। संपूर्ण मूल्यों की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन जीवन जागृति का ही महिमा है। संपूर्ण मूल्य का मतलब जो सभी मूल्य, 300 मूल्य के, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्य और वस्तु मूल्य की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन जीवन जागृति का ही महिमा है। दूसरे भाषा में कहें कि जीवन तृप्ति का ही महिमा है। जीवन तृप्ति जागृति पूर्णता और उसकी निरंतरता में ही देखने को मिलती है। यह सर्व मानव की अपेक्षा है। हर परिवार में जागृत अभिभावक जागृति पूर्ण शिक्षा संपन्न युवा पीढ़ी में सामरस्यता अपने आप परिवार मानव सहज विधि से प्रमाणित होता है। ऐसे सफल परिवारों का पहचान, मूल्यांकन सहित गति रहना ही मानव परंपरा की आवश्यकता, गरिमा, महिमा सहित प्रतिष्ठा है। जागृति पूर्ण मानव ही गुरु पद में वैभवित होना स्वाभाविक है। जागृति पूर्ण परंपरा में ही हर मानव संतान में जागृत पद प्रतिष्ठा को स्थापित करना सहज है। इस विधि से जागृति परंपरा के अर्थ में शिक्षा संस्कार सार्थक होना पाया जाता है, जिसकी अपेक्षा भी सर्व मानव में होना भी सहज है। शिक्षा संस्कार उसकी सफलता का मूल्यांकन स्वायत्त मानव, परिवार मानव के रूप में शिक्षा अवधि में ही मूल्यांकन हो पाता है।
मूल्यांकन का आधार भी यही दो मापदंड हैं, स्वायत्त मानव और परिवार मानव, ये दो मापदंड हैं जिसके आधार पर शिक्षा संस्कार की सफलता का मूल्यांकन हो पाता है। यदि विद्यार्थी स्वायत्त मानव और परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होते हैं उस स्थिति में, तो हम लोगों ने ये इसको रिवाइज कर लिया। इस पे कोई डिस्कशन करना है तो करते हैं, नहीं तो आगे पढ़ते हैं। क्या है, सभी का राय क्या है? भैया इसमें तो ये समझ में आ रहा है कि पहले तो गुरु का पूर्णता होना जरूरी है ना, तभी तो आगे की परंपरा में गति हो पाएगी। एक बार फिर से बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? ये मैं कह रहा था कि अभी इसको पढ़ने से तो ये समझ में आ रहा है कि पहले तो गुरु का पूर्ण होना जरूरी है, जैसा शुरू कि का पूर्ण होना, गुरु का गुरु, हाँ गुरु गुरु का शिष्य पूर्ण होना, परंपरा। हाँ। हाँ, तो जब गुरु पूर्ण होगा तभी वो शिष्य परंपरा में फिर आगे उसका बढ़ने का होगा। हाँ, तो ये बात तो सही है जो आपने कहा। तो जैसे जी हमारे पास गुरु के रूप में यदि कोई व्यक्ति है तो वो बाबा जी हैं, जिन्होंने जो है ये सब जो भी कुछ कह रहे हैं उसको उन्होंने समझा दिया है, सिखाया जी है ना। तो एक व्यक्ति हमारे सामने प्रमाण के रूप में है, अब हम लोग जी उसका अनुसरण अनुकरण कर रहे हैं। तो जी जैसे जो कुछ उन्होंने अभिव्यक्त किया है, वाङ्मय में लिखा है, हमको वो समझ में आता है। धीरे धीरे जी हम जी लोग बोध के निकट पहुंचते हैं। जी यानी जब हमको कोई भी बात पूर्णता में समझ में आ जाती है तब हम ये कह सकते हैं कि हमको बोध हुआ। यदि पूर्णता में नहीं है, अपूर्णता में है, तब हम ये कहते हैं कि हमको अभी भास हुआ है, सच्चाइयों का भास जी हुआ है, या आभास हो जी गया है, या अभी प्रतीत हो जी रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम अर्थ के निकट पहुंच गए हैं। बोध होने जी के बाद उसकी निरंतरता रहती है। तो ये क्रम तो बना ही रहेगा शिक्षा में। जी जी जागृत मानव परंपरा में इसमें ज़्यादा श्रम नहीं है, क्योंकि अभिभावक ही जागृत रहते हैं, इसलिए बच्चों में संस्कार आ जाता है जन्म से ही। तो शिक्षा में जी ज़्यादा दबाव नहीं है। अभी शिक्षा में बहुत सारा काम करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता है ना। उसका मूल कारण यही है कि शिक्षक खुद ही समझा नहीं रहता है, वो तो रटा हुआ रहता है, याद किया हुआ रहता है। तो यदि याद किए हुए से इतर कोई प्रश्न आ जाता है तो उत्तर नहीं दे पाता है। बात भी तो रटाने की तो करते हैं भैया, मेमोरी का ही तो टेस्ट लेते हैं कि कितना रट हाँ, लिया, ये मेमोरी का ही कितना। करते हैं, फिर इसके बाद सीखने वाला काम तो है ही नहीं। तो जो जो कुछ पढ़ाते हैं और जो जीते हैं, जो संबंधों में जीते हैं, उसमें कोई संबंध ही नहीं, उसमें कोई अंतर संबंध नहीं है ना, कोई कनेक्टिविटी नहीं है ना। जी और फिर व्यवसाय भी नहीं है, वो भी नहीं है, जी मतलब जो करने कराने वाला भाग है वो है नहीं, है ना, वो वाला भाग नहीं रहता। थोड़ा बहुत ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग में रहता हो तो रहता हो, उसमें भी ऐसा देखने में आता है कि जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं वो जी इंजीनियरिंग का वो एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं ना। ऐसा पढ़ाने तक ही केंद्रित रहते, जी जी ऐसा दिखता है। जी। जो हम लोग जिस लेकिन शिक्षा ये की बात कर रहे हैं उसमें ये तीनों आयाम को साथ साथ करना पड़ेगा। मतलब जी समझने समझाना, सीखना सिखाना, करना कराना, जिसको अपन कह रहे हैं कि एक जो है कॉग्निटिव लेवल की एजुकेशन है जो हमको जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को स्पष्ट करती है ना।
और दूसरी व्यवहार की शिक्षा है। व्यवहार की शिक्षा से हम परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में जीना सीखते हैं ना, संबंध में जीना, संबंध में मूल मूल्यांकन हो। और तीसरी जो व्यवसाय का शिक्षा है, तो तीनों को एक साथ लाना पड़ेगा। अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें इन्होंने कोशिश की है ना, कोशिश किया है कि व्यवसाय का शिक्षा हो और उसमें व्यवहार शिक्षा के रूप में मूल्य शिक्षा की बात की है। लेकिन वो जो मूल्य शिक्षा का जो अभी सिलेबस बनना है, उसका विषय वस्तु बनना है, यदि उसमें यूनिवर्सलिटी नहीं रहेगी तो समस्या पैदा होगी, है ना। यदि मान लीजिए हम लोग किसी धार्मिक मूल्यों के आधार पे चलते हैं तो उसमें यूनिवर्सलिटी की संभावना कम है। तो मुझे लगता है कि शायद वो शिक्षा में कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज को पहचानने की कोशिश करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन वो जो यूनिवर्सल वैल्यूज को वो पहचानते हैं वो व्यवहार में प्रमाणित होना चाहिए। तो यदि व्यवहार में प्रमाणित नहीं होता तो केवल समझने समझाने तक ही रह जाएगा। और उसमें भी मूल रूप से समझना तो जीने में ही होता है ना। जैसे मान लो हमको विश्वास पूर्वक जीना चाहिए, हमने विश्वास का परिभाषा पढ़ लिया, रट लिया, उसको रिपीट कर लिया, लेकिन हम एक भी संबंध में विश्वास पूर्वक नहीं जी पाते हैं तो विश्वास समझ में थोड़ी आएगा, वो भाषा रूप में रहेगा, है ना। तो इसलिए जो बाबा जी जिस शिक्षा को प्रस्तावित कर रहे हैं उसमें जो उन्होंने पहले ही सेंटेंस बोला ना इसमें गुरु शिष्य संबंध में, कि जो जो एक समझा हुआ है, सीखा हुआ है, जिया हुआ है ना, और दूसरा समझने, सीखने और जीने का इच्छुक है। तो यहाँ समझा हुआ है यानी ज्ञान पक्ष, सीखा हुआ है यानी व्यवहार पक्ष, और जिया हुआ है यानी जो जिसको करने का पक्ष कह रहे हैं ना। तो इसीलिए फिर लिखा है दूसरा समझने, सीखने और करने और जीने की इच्छा प्रवृत्ति, जिज्ञासा का प्रस्तुति, ऐसे व्यक्ति को शिष्य कहें। तो जो एक क्रिया होती है जो समझने समझाने का क्रिया रहता है, जिसमें हमको स्वयं में विश्वास आता है। क्या विश्वास आता है कि हम जीवन को समझते हैं, अस्तित्व को समझते हैं, मानवीयतापूर्ण आचरण को समझते हैं, और हमारा इसमें विश्वास है कि जीना ऐसा ही होता है, वस्तु ऐसी ही है, वास्तविकता ऐसी है, यथार्थता ऐसी है, सत्यता ऐसी है। ये विश्वास हो जाना जिसको कह रहे हैं समझना पूरा हो गया। इसके बाद सीखना सिखाना है, क्योंकि हर मानव संतान जो है वो माता पिता से जन्म लेता है, यानी संबंध तो रहता ही है, जन्म के साथ ही संबंध रहता है। तो संबंध में जीना जो है उसको सीखना पड़ता है। तो जो परिवार से कुछ संस्कार मिलता है, लेकिन जो संस्कार का कमी है वो शिक्षा संस्कार व्यवस्था उसको सिखाती है। तो परिवार में संबंधों में जीना, परिवार संबंधों में जीना, फिर परिवार संबंधों में जीना, फिर परिवार से लेके ग्राम संबंधों में जीना, है ना, फिर ग्राम समूह संबंध में जीना, है ना। यदि उस दृष्टिकोण से देखें तो परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, इन स्तरों पे हमको जीना होता है। जहाँ पे हम संबंध को पहचानते हैं उसी को सीखना सिखाना कह रहे हैं, उसी को शिष्टतापूर्ण दृष्टियों का उदय कह रहे हैं। जो शिक्षा का मूल प्रयोजन है उसी को यहाँ पर उन्होंने शिष्टता और सुशीलता के रूप में स्पष्ट किया है ना। जिसमें शिष्टता का मतलब बाबा जी ने स्पष्ट किया है कि व्यवस्था में जीना और मानवत्व सहित व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी निर्वाह करने में विश्वास, इसको शिष्टता कह रहे हैं, और उसकी अभिव्यक्ति। और सुशीलता को कह रहे हैं मूल्य चरित्र नैतिकता का अविभाज्य रूप में सभी स्थितियों और गतियों में व्यक्त होना, इसको कह रहे हैं। तो शिक्षा जो है जिसको अपन कह रहे हैं व्यवहार का शिक्षा, वो शिष्टता और सुशीलता को स्थापित करती है। और फिर जिसको व्यवसाय की शिक्षा कह रहे हैं उसमें प्रशिक्षण है, उसमें हर मानव को अपना समृद्धि को प्रमाणित करने के लिए कुछ स्किलफुल होना चाहिए, है ना। तो स्किलफुल होने से वो अपना उत्पादन कर सकता है और उत्पादन करके अपने की समृद्धि को प्रमाणित कर सकता है, और वही जो समृद्धि है वही फिर अग्रिम व्यवस्था के लिए उसका सदुपयोग कर सकता है। इस रूप में इसको अपन समझ सकते हैं, गुरु शिष्य संबंध और शिक्षा संस्कार व्यवस्था। ठीक है।
भैया हाँ जी, एक बात जोड़ूं। बोलिए। जैसे भैया ने कहा गुरु पूर्ण होना चाहिए, है ना। हम्म। अब जैसे हम बाबा जी की बात करते हैं तो बाबा जी को तो अनुभव पहले हुआ था, है ना। हाँ और हम लोग तो अध्ययन गम्य विधि से चल रहे हैं ना, अनुभव मूलक चल रहे हैं, है ना। हाँ, तो अनुभवगामी। अनुभवगामी, सॉरी, जी अनुभव, जी। अनुभव की तरफ चल रहे हैं, तो अध्ययन के थ्रू हम लोग हम्म। चल रहे हैं। तो अभी तो क्या होता है कि कई लोग जो हमसे ज्यादा समझे हुए हैं, मतलब वैसे हम्म। समझना ज्यादा कम नहीं होता है, पर कई चीजें स्पष्ट होती है जो हमसे ज्यादा अध्ययन कर चुके हैं या समय जिनको ज्यादा हुआ, तो उनसे हमारा सीखना तो होता है जो नए लोग जुड़ते हैं। तो इस तरह तो कोई एक गुरु का पूरा होना तक हम लोग वेट तो कर नहीं सकते हैं कि भाई एक जना गुरु पूरा हो तो फिर बाकी सब लोग उस हिसाब से चले। तो मतलब अभी थोड़ा थोड़ा करके भी सब लोगों को समझना होता ही है इस तरह से। तो वो गुरु शिष्य वाला अभी इस जगह पर भी बहुत रहता है, और उसी हम्म। अर्थ में तो हम चीजें समझ भी पाते हैं, क्योंकि जो बाबा जी बोलते हैं वो डायरेक्टली हम लोगों को जो नए जुड़ते हैं तो हाँ उनको पूरा तो समझ में आता नहीं है। तो हाँ हमसे हाँ। आगे जो अध्ययन किए हुए होते हैं तो उन लोगों के भी हम विचार व्यवहार और कार्य ये सब से हम लोगों का भी सीखना तो होता ही है। तो गुरु पूर्ण वाली जो बात है, मतलब ऐसा लगता है कई बार कि कि कुछ अधूरी बात हो गई। मतलब ये भी एक अपने आप में एक स्थिति तो है ही। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हमारे पास जो गुरु के रूप में है वो तो नागराज जी ही है ना। हाँ हाँ। और हमारे पास सीखने के लिए जो वस्तु है वो वही है जो उन्होंने प्रकट करी है ना, जो जी दर्शन भाषा संविधान के रूप में। जी जी। अब सपोज उदाहरण के लिए मैं हूँ, हम्म। है ना, तो ना तो मैंने शिक्षा की वस्तु तैयार की, यानी दर्शन भाषा संविधान जो है मेरे द्वारा प्रकट तो हुआ नहीं। जी हम एक अध्येता है, अध्ययन कर रहे हैं, है ना। जी अध्ययन करने से हमारे अंदर क्या हो रहा है, वस्तुएं स्पष्ट हो रही। जी जैसे अस्तित्व स्पष्ट हो रहा है, चार अवस्थाएं स्पष्ट हो रही हैं, उसमें जो नियम है वो स्पष्ट हो रहा है। जी। मानव संबंध में न्याय स्पष्ट हो रहा है ना। जी। और विज्ञान स्पष्ट हो रहा है, विज्ञान की दिशा स्पष्ट हो रही है ना, ये हो रहा है क्रमशः। हम्म। तो हम कहेंगे कि जब हमने नागराज जी को पढ़ना शुरू किया, यानी मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद के वाङ्मय को पढ़ना शुरू किया, हम्म। तो धीरे धीरे हमारी समझ में इजाफा हुआ, बोलचाल की भाषा में बोलेंगे, है ना। जी जी जी। और यदि दर्शन की भाषा में कहें तो हमको सच्चाइयों का भास होने लगा। जी धीरे धीरे हमको आभास होने लगा कि हाँ हाँ, बात तो यही है, बात तो यही सही है जो जी। बाबा जी कह रहे हैं, है ना। हम्म। तो जब मेरी हैसियत अभी अध्यापक के रूप में नहीं है, अध्येता के रूप में है, जी जी और आपके साथ जब मैं ये चीजें शेयर कर रहा हूँ तो हम लोग आपस में मित्र संबंध में हैं। जी जी तो मित्र संबंध का मतलब ही है हम एक दूसरे की जागृति में सहायक होते हैं। जी जी अभी हमने मित्र संबंध को पढ़ा है, जी जी तो कुछ चीजें, कुछ मेरी जागृति में आप लोग सहायक हैं, आपकी जागृति में मैं सहायक हूँ, इस रूप में हम लोग एक दूसरे के को जागृति की दिशा में सहयोग कर रहे हैं, जी है ना। जी। यही मित्र संबंध के रूप में है। तो मैं अपना मूल्यांकन अभी इस रूप में करता हूँ, है ना। हम्म। अभी मैं अपना मूल्यांकन गुरु के रूप में नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे से कुछ प्रकट नहीं हुआ है ना। जी जो बाबा जी से प्रकट हुआ है उसको अध्ययन करते करते उसका मुझे भास आभास है, और कुछ स्थितियों, कुछ प्रकार की जो सच्चाई है उसका प्रतीति भी जी। है ना। उस जगह तक उसके निकट हूं मैं, है ना, ऐसा हम्म। मुझे अपने में विश्वास होता है। हम्म। जब मैं आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं तो आपको भी लगता है कि आप भास की जगह पे रहते हैं, तो जी। आपको लगता है कि भैया जो कह रहे हैं वो ज्यादा ठीक है, जो हाँ। मैं सोच रहा था उसकी तुलना में ज्यादा ठीक हम्म। है ना। लेकिन जो पूर्ण ठीक है वो तो बाबा जी ने वाङ्मय में लिखा है, जिसको अपन पूर्ण जी ठीक कहते हैं ना। जी जी। तो आप जो है ज्यादा ठीक पे रुकना नहीं चाहते हो, आप पूर्ण ठीक को समझना चाहते हम्म। हो, है ना। हम सब लोग जो है ना, जो टोटलिटी में ट्रुथ को समझना चाहते हैं, हम्म। पार्शियल ट्रुथ को नहीं समझना चाहते। लेकिन जो गति है वो तो ऐसे ही होती है,
है ना, कि हम पहले पार्शियल ट्रुथ को समझते हैं और पार्शियल ट्रुथ को समझाने में कोई ना कोई सहयोगी होता है। जैसे हमने भी बहुत सारे लोगों से कुछ कुछ ध्यान आकर्षण में सीखा है जी। हमारे जो साथी रहे, तो जब उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, या बाबा जी से बातचीत करते थे, है ना, बाबा जी के जो सीनियर प्रबोधक लोग हैं उनसे चर्चा करते थे, तो कोई कोई चीजें फ्लैश होती। कई बार सीनियर प्रबोधक लोग भी जब मेरे से चर्चा करते हैं तो उनको लगता है यार हम ऐसा नहीं सोच पाए थे, आप चीजों को ठीक पकड़ पाए हो, है ना। तो ये मित्र संबंध है, ये गुरु शिष्य संबंध नहीं है ना जी। कुछ हमने उनसे सीखा, कुछ उन्होंने हमसे सीखा, है ना। तो वैसे ही एक हिस्से में हमको कुछ अच्छे से समझ में आया, दूसरे जैसे अभी व्यवस्था वाले पक्ष में मैं कमजोर हूँ, है ना, अभी मुझे उतना पकड़ में नहीं आया है, उसको भी धीरे धीरे समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी उसमें जिए नहीं है ना। जैसे अभी हम लोग सभा विधि से नहीं जिए, शासन विधि से जिए, है ना। अभी हम लोग समाधान विधि से नहीं जिए, रिटेलिएट होने की विधि से जिए, है ना। जी जी। तो वो समाधान विधि धीरे धीरे आचरण में आएगी, है ना, आचरण में प्रमाणित होगी, उसमें समय लगेगा। तो जैसे जैसे वैचारिक रूप में समाधान होगा वैसे वैसे आगे का गति होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक बात। इवन कई बार हम लोग और भी मित्र हैं जिनके साथ चर्चा करते हैं या कार्य करते हैं, और एक आपके साथ हम चर्चा करते हैं, कार्य करते हैं, तो उनके साथ हमारी जो क्षमता है, व्यक्ति रूप में भी जो क्षमता है, कई बार ऐसा लगता है वो भी नहीं रहती है। पर आपके साथ हम लोग रहते हैं तो हमारी जो क्षमताएं हैं वो 4 गुना हो जाती हैं। मतलब ये भी हम मतलब अपने में देखते हैं, तो उससे भी हमें लगता है कि आपके अंदर काफी सारी चीजें स्पष्ट हुई है, उस अर्थ में भी हाँ, लेकिन जो ये लगता है ना काफी बातें स्पष्ट हुई जी, तो अभी काफी बातें हैं, पूर्ण बातें नहीं है ना, ऐसा हाँ, वो सहमति है, पर हो जाएंगी, पर ऐसा विश्वास है, मतलब मेरा मनोबल अभी ऐसा नहीं टूटा है कि नहीं समझ पाऊंगा मैं, है ना, ऐसा नहीं हुआ। भैया, आप तो, हमको तो ऐसा लगता है कई बार कि आप बहुत अनुभव के पास हैं, ऑलमोस्ट हो भी गया है, आप खाली कह नहीं रहे हैं। हमारा तो ये मानना है, मतलब व्यक्ति रूप में मैं अपना बता रहा हूँ कि हम लोग कभी एक पल, एक क्षण ऐसा नहीं लगा इन 2.5 या 3 साल में, एक क्षण भी। सुनील भाई, वो बिल्कुल वैसा ही है जी जी। कि जैसे मान लीजिए कि आपका प्राइमरी स्कूल का जो गणित का मास्टर होता है ना, जी जी। और जब हम प्राइमरी में विद्यार्थी रहते हैं तो वो हमको गणित समझा देता है, तो हमको लगता है उससे ज्यादा गणित किसी को नहीं आता है ना। नहीं नहीं, ठीक है। ऐसे ही जो हाई स्कूल का गणित का मास्टर होता है वो हमको जब गणित पढ़ाता है तो हमको लगता है कि हमारे गुरुजी से अच्छा किसी को गणित नहीं आता, जी जी। है ना। जी। लेकिन जब वही बच्चा जो है वो गणित में एमएससी करता है तो उसको पता लगता है कि हमारे जो स्कूल के टीचर थे उनसे ज़्यादा अच्छा गणित जो है ये हमारे जो प्रोफेसर हैं इनको ज़्यादा अच्छा आता है ना। तो मेरी स्थिति वही है जी जी। कि आप जिस क्लास में हो उस क्लास का मैं टीचर हूँ, है ना। जी। तो इसलिए आपको लगता है कि आपके जो अध्यापक हैं वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा हाँ नहीं। भैया, वो टीचर वाला बात। लेकिन जैसे जैसे गति बढ़ेगी मेरी भी गति बढ़ेगी ना। जी जी जी। अभी मैं प्राइमरी का टीचर हूँ तो हाई स्कूल का हो जाऊंगा, हाई स्कूल का हूँ तो फिर ग्रेजुएशन में आ जाऊंगा, फिर वो आपकी भी गति बढ़ेगी, है ना। जी जी। और ये भी हो सकता है कई बार जो है गुरु से, शिक्षक से भी विद्यार्थी आगे निकल जाते हैं, जो क्योंकि कई लोग ऐसे ही रहते हैं कि जो हाई स्कूल के टीचर रहते हैं वो हाई स्कूल में ही पढ़ाते रहते हैं, जिंदगी कट जाती है ना। और उनका बच्चा पढ़ के प्रोफेसर हो जाता है और फिर गणित में पीएचडी कर लेता है, गणित में किताबें लिख देता है, वो गणित के आधार पे विज्ञान के जटिल चीजों को व्याख्यायित कर देता है ना। जी। तो ये परंपरा में बना रहता है, ऐसा इसको इस तरीके से देखना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ओवर एवेल्युएशन भी नहीं होगा, अंडर एवेल्युएशन भी नहीं होगा, राइट एवेल्युएशन होगा, है ना।
हाँ हाँ, नहीं सही मूल्यांकन करना ही सम्मान है आदमी का। ठीक बात, ओवर एवेल्युएशन करना भी सम्मान नहीं है, अंडर एवेल्युएशन करना भी सम्मान नहीं है ठीक ना। बात, ठीक तो बात, मुझे लगता है कि अपन को इससे मुक्त रहना चाहिए, तभी हम लोगों में आपस में संबंध में विश्वास बनता ठीक बात, है ना। ठीक बात। अच्छा हुआ आपने बात करी, तो थोड़ा सा ये मुद्दे स्पष्ट होते हैं ना। जी जी, नहीं नहीं, अभी क्या होता है, अभी जब हम लोग कार्य करते हैं, मतलब विद्या की रोशनी में जब कार्य करने जाते हैं, तो लोग अलग अलग भाइयों के साथ काम करने को होता है। हाँ तो हाँ ऐसा बहुत सारी चीजें आती है जब ऐसा मूल्यांकन होता है कि मतलब चीजें ऐसा लगता है कि आपके साथ जब काम करते हैं तो बहुत स्पष्ट है, कई चीजें आपके साथ उत्सव रहता है, और कई भाइयों के साथ काम करते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं नहीं करें ऐसा, ऐसा हम्म, हो जाता है। तो वो वही सब अध्ययन का ही है ना फर्क, कि आपको जो स्पष्ट हुई है चीजें, हाँ तो वो हाँ हाँ, व्यवहार में भी दिखता है आपके। और जी मेरे जी 3 साल के समय में कभी भी ऐसा नहीं रहा आपके साथ कि मतलब एकदम स्वयं स्फूर्त विधि से और एकदम उत्सव पूर्वक ही रहना रहा है। हर चीज आगे जी से आगे बढ़ के किया, क्षमता से ज्यादा किया है। तो जी वो जी चीज जी को पाए हैं हम, इसीलिए वही शेयर कर रहे थे। जी तो आपको कई बार ऐसा पूर्ण जैसा ठीक है लोगों को है, वो आप बात कह रहे हैं वो ठीक ही बात है, पर अभी जिस हाँ। लेवल पे हम लोग, लेकिन लेकिन जो भी और भी जो भाई लोग हैं जिनके साथ अपन काम करते हैं, तो यदि आप उनकी पूर्व की स्थिति देखेंगे तो उससे उनमें कुछ गति आगे दिखती है ना। नहीं नहीं, बहुत आगे है, वो तो बहुत आगे। सवाल ही नहीं है, हाँ। वो कहीं टूटी है ही नहीं। सब लोग हम्म, आगे की ओर ही है सबकी स्थिति, और तो इसी हमारी खुद की भी देखते हैं हाँ कि तो और इसी भाइयों से से चर्चा करने पे काफी स्पष्ट भी होता है तो कि इस और कोणों और आयामों से समझें। नहीं नहीं, ठीक, इसी से ये विश्वास बनता है ना कि हम लोग सही दिशा में हैं, ठीक बात, ठीक है बात। ना। तभी तो हमको अपने में विश्वास बनता है, जैसे आपने कहा ना कि आपके अपने अंदर में कुछ परिवर्तन आया है ना। जी जी, तो उससे आप में विश्वास बनता है कि आप सही दिशा में हो, सही लोगों के साथ हो, है ना, सही अध्ययन परंपरा से जुड़े हैं, है ना। जी जी जी, यदि मान लीजिए अपने में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और तृप्ति नहीं आ रही है ना, तो उस स्थिति में फिर हम हमारा अपने ऊपर भी शंका हो जाता जी जी, है ना। फिर जब अपने में शंका होता है तो जो बाकी लोग हैं उनमें भी शंका होता हाँ वो तो है ही। है ना। स्थिरता नहीं रहती ना हाँ भैया, हाँ एक स्वायत्तता का जो स्वयं में विश्वास है, अपना स्थिरता बनी रहे, हाँ जो हाँ। हम कर रहे हैं वो स्वयं में ही पहले तृप्ति हो ना कि भाई सही जा रहे हैं, हम्म, तो इसी में गति है। ठीक बात है भैया। बहुत बढ़िया। और कोई मुद्दा। हाँ भैया, ये विखंडन में लिखा है कि विखंडन विधि से किसी तत्व को पहचानना संभव नहीं है। तो हाँ। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ मुझे कि जैसे बाबा कह रहे हैं कि सूर्योदय से पुनर्सूर्योदय तक एक घटना है और हम्म। जो निरंतर है, जो तो हाँ जैसे जिस हम लोग इसको विभाजित किए हैं दिन में या 24 घंटे में, तो क्या ये ठीक नहीं है? क्या कहना चाह रहे जैसे उदाहरण के लिए इस हैं? जी पृथ्वी में मौसम है, ठंडी गर्मी, जी है ना, जी बरसात, ऐसा है। जी जी तो ठंडी गर्मी बरसात को हम जब पूरी पृथ्वी की एक दूसरी क्रिया पूरी होती ना, जिसको अपन कहते हैं हाँ, सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेते, ठीक है। उसमें हमको स्पष्ट होता है। कोई जी। कहे कि हमको आप एक दिन में स्पष्ट कर दीजिए गर्मी क्या होती है, बरसात क्या हम्म, होती है, ठंडी, तो हाँ नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ, वो तो नहीं कर तो पाए। इससे पता लगता है कि कोई भी क्रिया जो है खंड में समझ में नहीं आती है, अच्छा। पूर्णता में समझ में आती है ना। तो जैसे अच्छा सही। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि मौसम बदल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं ना। हाँ अब हाँ आप हाँ। सुनते हैं, जी। कोई कहे कि हमको एक महीने में बता दीजिए मौसम बदल रहा है, नहीं बता पाएंगे, है ना। बिल्कुल। तो जब हम एक साल में जो मौसम रहता है, ऐसे 5-6 साल के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे, तब हमको पता लगे गर्मी बढ़ रही है, बरसात बढ़ रही है कि ठंड बढ़ रही है, क्या हो रहा है। हम्म। क्योंकि क्रिया निरंतरता के साथ रहती है। तो अच्छा इसीलिए हाँ बाबा जी ने कहा कि विखंडन विधि से वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता जो है उसके तथ्य हमको पकड़ में नहीं आते, हाँ। है ना। अब सही। ऐसा बहुत। ठीक है ना, स्पष्ट हुआ ना। हाँ, एकदम स्पष्ट हुआ, बहुत अच्छा। हम्म।
हर क्रिया में ये रहता है। जैसे मान लीजिए कि अमरूद का जी पेड़ है ना, जी तो वो पहले बीज रहता है, फिर उससे अंकुरित होता है, फिर उसमें तना आता है, फिर पत्तियां आती है ना, और फिर शाखाएं होती हैं, फिर कभी जाके वो फूल आता है, फिर फल होता है। जी तो कोई कहे कि हमको अंकुरण के स्तर पे ही जो है फल समझा दीजिए, कैसे समझा पाएंगे, है ना। कोई कहे हमको इस बीज में ही समझा दीजिए अमरूद क्या होता है, तो नहीं समझा सकते। जब तक हम बीज से लेके फल तक की पूरी क्रिया का अध्ययन नहीं कर लेते, है ना। सही है। यानी बीज से बीज बनने तक की पूरी क्रिया में ही उसमें से फल, फूल, पेड़, तना, पत्ती, है ना, जड़, मूल, सब सब चीजें डिफाइन होती। तो इसलिए विखंडन विधि से हमको समझ में, आप सोचो कि हम कोई अमरूद का एक पेड़ का तना काट के ले जाएं और फिर हम कहें कि हम इससे अमरूद समझा सकते हैं, तो नहीं होगा। या अमरूद के पेड़ को समझा सकते हैं, वो नहीं होगा। अमरूद का पेड़ पूर्णता में रहता है, जड़ से लेके फल तक, जी है ना। तो कोई भी क्रिया अपनी पूर्णता के साथ ही होती। इसके बाद उसमें आवृत्ति है कि बीज से जो है बीज बनने तक फल में जाके बीज बन गया, है ना। जी तो उसके बाद वो जो फल में बीज बन गया उससे पुनः पेड़ बन सकता है, ये आवृत्ति रहती है। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो एक आवृत्ति पूरा करने के बाद दूसरी आवृत्ति होती। या पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, जिसमें अपन दिन रात अपन को दिन पता रात लगता है ना। तो जब वो एक चक्कर पूरा लगा लेती तो उसका रिपीटिशन होता है। हमको एक चक्कर में ही दिन और रात समझ में आ जाता है। जी लेकिन मान लीजिए कि एक एक ही चक्कर होता केवल क्रिया के रूप में, तो हमको अगला दिन आएगा ये हमको कभी समझ में नहीं आता, है ना। क्योंकि दिन होता है और उसके बाद रात हो जाती है, वो क्रिया खत्म हो जाती। तो फिर हम ये नहीं कह सकते थे अगला दिन भी होता है ना। समझ में आ रहा है भैया। हाँ अच्छा तो क्रिया की जो आवृत्ति है उससे हमको नियम पता हाँ लगते हैं, है ना। आवृत्ति पूर्वक जो है क्रिया, जी तो उसी को बाबा जी ने ये कहा ना कि क्रिया, हाँ काल, क्रिया और निर्णय, है ना, ये तीनों तीनों की के सामरस्यता में ही या एकत्व में ही जो है हमको सच्चाइयाँ पता लगती हैं। मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा आपके। हाँ 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 पूरा स्पष्ट। अब आप ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं, है ना। हाँ हाँ देख सकते, अब देख पाएंगे। हाँ। ठीक है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, तो कोई कहे कि अभी इस बच्चे में बताओ जवानी क्या होती है, ठीक बात। तो हम नहीं बता सकते हैं ना। बुढ़ापा क्या होता है बच्चे में समझाओ, तो हम दूसरे बूढ़े व्यक्ति में समझा सकते हैं कि अभी हाँ देखिए ये बच्चा है, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है पहले कभी बच्चा रहा होगा, है ना। तो लेकिन बच्चा ही कहे, खुद कहे कि मुझे बुढ़ापा समझाओ, कैसे समझाएंगे। मेरे में बुढ़ापा समझाओ, तो नहीं समझा सकते, है ना। तो जब तक पूरा क्रिया नहीं देखेंगे शरीर का, जन्म से लेके मृत्यु तक, जी तभी हमको पूरा शरीर का क्रिया स्पष्ट होता है, अपने में स्पष्ट होता है। बाकी हम दूसरे को देख के सीखते हैं, कुछ चीजें हम देख के सीखते हैं, है ना। जैसे आदमी मरता है, ये हम लोग देख के सीखते हैं। हम देखते हैं कितने सारे आदमी मरते रहते हैं, है ना। अभी फेसबुक में देखते हैं तो रोज 10-25 लोगों के पड़े रहते हाँ हैं, ये हो मर भी गए, जाता वो मर गए, है ना। हाँ। तो उससे पता लगता है कि हर आदमी मरता है ना। अब कोई कहे कि मैं तो मरा नहीं, तो मुझे मरना मेरे में समझा दीजिए, तो वो नहीं होता है ना। तो कुछ चीजें हमको देख के पता देख के समझ में आ, फिर जब हमारे साथ घटित होगा तब हमको समझ में आएगा, है ना, जब वो घटना घटेगी। तो इस रूप में विखंडन विधि से समझ में नहीं आता है, संयोजन विधि से समझ में आता है, या सहअस्तित्व विधि में, निरंतरता में, है ना, उसमें हमको वास्तविकता, यथार्थता, सत्यताएं स्पष्ट होती हैं, ऐसा।
काल का परिभाषा बाबा जी ने दिया, क्रिया की अवधि बराबर काल। तो इसलिए क्रिया निरंतर होती है, तो क्रिया को जीरो मान लेना। अभी हम लोग जो भी हाँ साइंस पढ़ते हैं हाँ उसमें हाँ यहाँ से शुरू होते हैं हाँ t जी हाँ इक्वल टू जीरो, है ना, हाँ टाइम जीरो है। हाँ तो टाइम तो जीरो होता नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा शरीर है ना, तो मैं कहूँ कि मेरा जन्म हुआ तब से मेरा शरीर है, ऐसा नहीं रहता। यदि उसको अपन क्रिया के रूप में देखें तो गर्भावस्था में शरीर बनता है, हाँ लेकिन वो जो उसका भी बीज देखें तो वो रासायनिक क्रिया में रहता है। रासायनिक क्रिया के बीज को देखें तो अणु का क्रिया में रहता है, अणु का बीज जो है वो परमाणु में रहता है। और बाबा जी कह रहे हैं कि परमाणु में भी जो होता है उसमें परमाणु अंशों में भी प्रवृत्ति रहती है व्यवस्था में रहने की, है ना। तो जो अंशों में प्रवृत्ति है वो परमाणु में प्रमाणित होती है। परमाणु में जो व्यवस्था है वही व्यवस्था अणुओं में रहती है, अणुओं में जो व्यवस्था है वही आगे जाके रचनाओं तक बनी रहती है ना। तो क्रिया तो निरंतर है। यदि हम शरीर के निरंतर क्रिया को देखें तो परमाणु के अंश की क्रिया से जुड़ता है जाके, है ना। यदि परमाणु के अंश में व्यवस्था की प्रवृत्ति नहीं होती तो ये जो शरीर है जिसमें हर अंग अवयव जो है अपने में व्यवस्था है और हर अंग अवयव व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है ना, ऐसी रचना ही नहीं बनती, क्योंकि वो मूल प्रवृत्ति परमाणु में है। परमाणु में जो अंश है वो स्वयं में व्यवस्था के रूप में परमाणु गठन के रूप में अपने को प्रमाणित करता है और फिर परमाणु समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। जैसे अणु अणु की व्यवस्था में, रसायन की, प्राण कोशिकाओं की व्यवस्था में क्रिया करने वाला मूल तो परमाणु ही है, या परमाणु के मूल में परमाणु अंश ही है जो क्रिया है ना। तो इसलिए हमारे शरीर रचना की भी जो क्रिया है उसमें मूल क्रिया तो परमाणु अंशों का क्रिया ही है ना। तो इसलिए क्रिया को निरंतरता में देखना चाहिए। अब इसके बाद हमारा शरीर मर जाता है तो हम कहें कि क्रिया खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। जो शरीर प्राण कोशिकाएं होती हैं वो विकसित होकर मट्टी में, पानी में कहीं ना कहीं मिल जाती और वो पुनः जो है आवृत्ति को बनाए रखने में सहायक होती, प्राण रचनाओं के मल्टीप्लिकेशन में सहायक होती, इसी को पूरकता बोलते हैं। तो इस तरीके से परमाणु की क्रिया से पूरकता तक और पूरकता से आवर्तनशीलता तक क्रिया की निरंतरता को देखने में ही हमको सहअस्तित्व स्पष्ट होता है। सहअस्तित्व में क्रिया स्पष्ट होता है, वहीं पे हम प्रयोजन को, दिशा को, लक्ष्य को पहचान पाते। नहीं तो हम प्रयोजन, लक्ष्य और दिशा को नहीं पहचान पाएंगे। और इसीलिए भौतिक वाद जो है वो लक्ष्य को नहीं पहचान पाया, है ना। क्रिया का तो विश्लेषण किया है विखंडन विधि से या जिस भी विधि से, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट नहीं हुआ, दिशा भी स्पष्ट नहीं हुई। जैसे अभी भी साइंस इस बात में डाउट में है कि हम लोग विकास की ओर जा रहे हैं या हिरास की ओर जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं ये तो बर्बाद हो गई धरती, है ना, तो ये तो हिरास की ओर गति है। कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया तो विकास है। तो कंफ्यूजन दिखता है क्योंकि उनको स्पष्ट ही नहीं है, क्योंकि वो क्रिया को टुकड़े में देखते हैं, इसलिए स्पष्ट नहीं। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। मुझे लगता है कोई और प्रश्न नहीं है। और अभी 9:50 हो गया है तो हम लोग ये पति पत्नी संबंध को फिर कल भी पढ़ सकते हैं, जी, है ना, क्योंकि 8 पेज है। जी भैया। हाँ 8 पेज है तो ये हो भी नहीं पाएगा। फिर भी आज का सेशन अच्छा रहा, ये थोड़ा सा बहुत स्पष्टता के साथ हो गया। जो भी आप लोगों ने प्रश्नोत्तर किए उससे भी कुछ चीजें स्पष्ट हुई है ना।
ठीक है। ठीक है। ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो 10 मिनट बात कर सकते हैं, नहीं तो अभी भी गुड नाइट कर सकते हैं। ठीक है हरिहर, ठीक है, कल मिलते हैं, है ना। जी।